सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो हम पैराबोला के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जेई मेंस 2024 के हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। आपके होमवर्क के लिए आप क्या कर सकते हो, 2025 के जेई मेंस के PYQ अटेम्प्ट कर सकते हो पैराबोला के। ठीक है, तो चलो फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही यहाँ पे उठाए हैं मैंने, ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सकें, कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है 29 जनवरी शिफ्ट 2 का। ये सवाल क्या कह रहा है, हमारे पास एक पॉइंट P है जिसमें अल्फ़ा कॉमा बीटा इसके पॉइंट है, बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो यहाँ पे एक पैराबोला गिवन है, हमें बोला है इफ़ P ऑल्सो लाइज ऑन द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला दिस whose midpoint is this, देन अल्फ़ा -28 एंड बीटा -8 का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन मुझे इससे आपको एक फ़ॉर्मूला, एक तरीका ये रिवाइज कराना था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। पी पॉइंट एक पैराबोला पे लाई करता है, तो ऑब्वियसली अल्फ़ा और बीटा के बीच में कुछ रिलेशन है, उस पैराबोला की इक्वेशन से निकल जाएगा। एंड फिर बोले पी लाई करता है कॉर्ड ऑफ पैराबोला हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला क्या है कि कभी हमें किसी कॉर्ड ऑफ अ कोनिक का मिड पॉइंट गिवन हो तो हम उस कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। लेट्स से एक पैराबोला है। अब इस पैराबोला की जगह इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास कोनिक हो सकता है। ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं ना कोनिक्स, कोई भी हो सकता है। तो हमें अगर मान लो उस कोनिक का मिड पॉइंट गिवन है किसी कॉर्ड का, उस कोनिक की कोई कॉर्ड हो सकती है ना। उस कॉर्ड का कोई मिड पॉइंट तुम्हें गिवन है, ये पॉइंट तुम्हें गिवन है मिड पॉइंट। तो तुम क्या इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो, इस कॉर्ड L की इक्वेशन लिख सकते हो यूजिंग दिस मिड पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ दिस कर्व कोनिक। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट तरीका होता है, T = S1। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी जान लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। थोड़ा सा हम थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स से ये जो कोनिक है, इन जनरल मान लेता हूँ मैं, AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C = 0। किसी भी कोनिक को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन जनरल, है ना। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है किसी भी कोनिक की। तो अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, लेट से ये जो वाइट वाला कर्व था उसकी इक्वेशन ऐसी कुछ है इन जनरल। हमें एक मिड पॉइंट पता है, इस मिड पॉइंट को भी लेट कर लेता हूँ मैं। लेट से ये मिड पॉइंट है H0 या फिर X0, Y0। ठीक है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैं इस L लाइन को कैसे लिख सकता हूँ, L होगी हमारी T = S1। अब T क्या है और S1 क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। S1 तो बहुत आसान है। S1 क्या है कि आप क्या करो, पुट कर दो X0, Y0, जो कि हमारा मिड पॉइंट था, उसको पुट कर दो कोनिक की इक्वेशन में। तो अगर S1 को मैं लिख के दिखाऊं कि S1 हमारा किसके बराबर है, तो S1 एक्चुअली हमारा क्या है, AX0²। ठीक है, डाल रहा हूँ इस कोनिक की इक्वेशन में, इस पॉइंट को पुट कर रहा हूँ, सिंपल, BY0² प्लस 2HX0Y0। ठीक है, Y0 प्लस 2GX0 प्लस 2FY0 प्लस C = 0, सॉरी प्लस C बस। ठीक है, तो ये मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई, ये सीधा इस इक्वेशन में डाल देना जो ऊपर है। क्लियर है बात। और T को कैसे निकालते हैं, T को कैसे निकालोगे, T के लिए ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, तो मैं उसको क्या करता हूँ ना, येलो पेन से दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या करना है, अगर X² दिखे या फिर Y² दिखे, ठीक है, तो उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा,
एक्स स्क्वायर को बना देना एक्स इंटू एक्स नॉट, वाई स्क्वायर को बना देना वाई इंटू वाई नॉट। ठीक है, आसान है। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हें एक्स दिख गया या फिर वाई दिख गया अकेला, ठीक है, तो क्या करोगे, एक्स को बना देना एक्स प्लस एक्स नॉट बाई 2 और वाई को बना देना वाई प्लस वाई नॉट बाई 2। क्लियर है? ठीक है। एंड अगर मान लो तुम्हें एक्स इंटू वाई दिख गया, एक्स इंटू वाई, ये थोड़ा सा अलग है, सिमिलर ही है वैसे तो, एक्स इंटू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये हमारे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिससे आप किसी कोनिक की इक्वेशन को टी वाली फॉर्म में बना सकते हो। ये जो टी है ना, ये बहुत जगह यूज़ होता है, ये टेंजेंट्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर मुझे ये मिड पॉइंट की जगह, अगर यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है इसकी जगह मुझे इस कोनिक पे ही कोई पॉइंट पता होता तो मैं क्या करता, इस पॉइंट को लेट से एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट मान लेता और टी इक्वल टू 0 इसकी टेंजेंट हो जाती, टी इक्वल टू 0। ठीक है ना? क्लियर है? तो वो भी एक बड़ा आसान तरीका है टेंजेंट्स निकालने का किसी भी कोनिक के लिए, तो ये बड़ा ज़रूरी था मेरा बताना। तो अब देखो ये थ्योरी तुम्हें पता लग गई है कैसे करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ इस सवाल में, ताकि अगर तुम इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ आ जाए क्या है ना। ठीक है, तो पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखने से शुरुआत करता हूँ कि पी लाई करता है ना इस कॉर्ड पे, तो ये कोनिक है। ठीक है, इस कोनिक की इक्वेशन को पहले ऐसे दिखाओ, मतलब एक तरफ लेकर आओ सब कुछ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ 8y को इस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास जो कोनिक की इक्वेशन है, कोनिक की इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8y। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मेरे पास जो पॉइंट है गिवन एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, वो क्या है 1,5/4। तो 1,5/4 ये मेरे पास गिवन है। मुझे उस लाइन एल की इक्वेशन लिखनी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ t इक्वल टू S1 से। एक पेज ऐड कर देता हूँ ताकि हम कैलकुलेशन ढंग से कर सकें। चलो, तो सबसे पहले t को लिखूँगा। t को कैसे लिखते हैं, t को कैसे लिखते हैं याद करो। एक्स स्क्वायर को क्या बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर को क्या बना देता हूँ एक्स इंटू एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या है यहाँ पर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा x बन जाएगा, लिख दो x। वैसे ही 8y, y को क्या चेंज करते हैं, y को क्या चेंज करते हैं, y को बना देते हैं y प्लस वाई नॉट बाई 2। ये सारे रूल्स याद रखने हैं, ये सारे रूल्स याद रखने हैं एंड सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने y प्लस वाई नॉट बाई 2, वाई नॉट क्या है 5/4, तो यहाँ पे तुम पुट करोगे क्या बनेगा y प्लस 5/4/2। ठीक है, तो इसको डाल दो, तो यहाँ पे तुमने देखा -8, y क्या चेंज हो गया y प्लस 5/4/2। ठीक है, बात समझ आ रही है बातें। इक्वल टू किसके है, S1 के। S1 क्या करता है, S1 तो कुछ भी नहीं है, सीधा पुट कर दो एक्स नॉट वाई नॉट। तो मैं क्या करूँगा 1,5/4 जो है इस कोनिक की इक्वेशन में डाल दूंगा। ठीक है ना, इस कोनिक की इक्वेशन में डाल दूंगा, तो डाल दो भाई। तो कोनिक की इक्वेशन में डाला तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 5/4। और ये अब तुम्हारे पास ये क्या आ गया, उस कॉर्ड की इक्वेशन। ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए बताया है क्योंकि ये जेईई एडवांस में भी काफ़ी बार पूछा गया है ना। और ये पूरी कोनिक का एसेंस है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 4 y प्लस 5/4 इक्वल टू 1 माइनस 10। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू -9, तो ये बन रहा है कुछ ऐसा 4y माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि कॉर्ड है। तो P पॉइंट इस पे भी लाई करता है और इस पैराबोला पे भी लाई करता है, इस पे भी। ठीक है,
मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पे सवाल पूछा हुआ है, बहुत ही आसान है फिर तो। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मैं अगर इस पर डाल दूँ इस इक्वेशन में, तो अल्फ़ा माइनस 4 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। उस कोनिक में डाल दो, कोनिक क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में मैं डालूँगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसमें अल्फ़ा कॉमा बीटा डाला तो क्या बन गया, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ से मेरे पास आइडिया क्या है कि इधर से अल्फ़ा निकाल के इसमें डाल दो, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ से अल्फ़ा निकाल के इसमें डाल दो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी बीटा में। तो हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो सीधा ही। तो 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स यहाँ पर 16। ठीक है, एक 16 का फैक्टर बाहर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 4 बन जाएगा बाहर, और डिवाइड में तो यहाँ पर 2 ही है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ये 12 बन गया ना, 12 में भी एक्चुअली 4 का फैक्टर आता है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 8 और ये 3 बच गया रूट में। क्लियर है, तो ये मेरे पास आ रहा है 8 प्लस माइनस 4 रूट 3, बीटा की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। क्लियर है। और कुछ गिवन है क्वेश्चन में, बीटा की 2 वैल्यूज़ में से कौन सी होनी चाहिए सही। हाँ देखो, बीटा की 2 वैल्यूज़ है, बीटा की 2 वैल्यूज़ तो आएंगी ना। ठीक है, चलो अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकलेगी। तो बीटा स्क्वायर अगर हम देखें, बीटा का स्क्वायर क्या आएगा, पहले वाले केस के लिए जिसमें पॉजिटिव साइन है उसके लिए आ जाएगा 64 प्लस ये आ जाएगा 16 इंटू 3 48 प्लस ये आ जाएगा 64 रूट 3। ठीक है, एंड दूसरे वाले केस के लिए बीटा स्क्वायर क्या आएगा, 64 प्लस 48 माइनस 64 रूट 3। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ के लिए अल्फ़ा की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी ना, तो मेरे पास, या फिर इसमें से कॉमन ले लेता ना, आसानी से स्क्वायर हो जाता। अगर मैं इन्हीं वैल्यूज़ को लिखूँ तो ये एक्चुअली 4 कॉमन, 2 प्लस माइनस रूट 3 है। ठीक है, तो 2 वैल्यूज़ जो आ रही हैं, एक आएगी 16 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और एक आएगी 16 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। और अल्फ़ा की वैल्यू होएगी, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होएगी, बीटा स्क्वायर बाय 4, तो डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं करूँ तो अल्फ़ा की एक वैल्यू जो इससे निकलेगी वो आएगी 4 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और एक क्या आ रही है 4 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। 4 1 पॉइंट, अगर मैं देखो बीटा नेगेटिव, इसमें एलिमिनेशंस क्यों नहीं हो रही पॉइंट्स की, जो हमारा पॉइंट है अल्फ़ा कॉमा बीटा इस कॉर्ड पे लाई करता है। ठीक है,
हमारे पास क्या है, अल्फ़ा -28 एंड बीटा -8। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने आप ही पता लग जाएगा कि मतलब कैसे होना है। अल्फ़ा -28 एंड बीटा -8, ठीक है। तो देखो एक्चुअली है क्या, जब हमारे पास दो पेयर हैं सोल्यूशन के, एक तो है जब अल्फ़ा मेरा 4 2 -√3 का स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 + 3 - 4√3, ठीक है। ये है अल्फ़ा एक वक्त पे, क्लियर है। तो ये बेसिकली ये 7 हो गया, एंड इसको अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो ये 28 - 16√3 बन रहा है। तो ये एक अल्फ़ा का पेयर है। ये अल्फ़ा के कॉरिस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू क्या है, 8 प्लस नहीं है, 8 - 4√3, ठीक है। एंड सिमिलरली एक अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास होगी ये वाली 16, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग बीटा की वैल्यू मेरे पास ये है। तो दोनों को इसमें डाल के देखते हैं, ये जो हमारे पास इवेल्युएट करना है। अगर मैं ये वाला पेयर उठाता हूँ, तो अगर मैंने अल्फ़ा डाला तो उसमें से 28 माइनस हो जाएगा, और मेरे पास ये बचेगा नेगेटिव का ना, तो ये बचेगा -16√3। एंड अगर बीटा डाला तो यहाँ पे 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और -4√3 बच गया। तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या आ रहे हैं, 64 × 3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला पेयर डालूँ, ठीक है, दूसरा वाला पेयर, तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि 28 कैंसिल हो रहा है एंड 16√3 बचेगा हमारे पास। एंड ये वाला पेयर अगर मैं डालूँगा तो 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 4√3 बच रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास सेम ही आएगा रिज़ल्ट, क्लियर है। तो 64 × 3 हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये अपने पास कितना आ गया, 2 1 18 192 अपना करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर है बात, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये T=S1 वाला जो कॉन्सेप्ट इस सवाल में यूज़ हुआ है वो क्लियर हो गया हो। अगर ये सवाल में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं किया तो सोच के देखो कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। आपको इस कॉर्ड की इक्वेशन तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको निकालना है ना कि P उस पर लाई कर रहा है। तो इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक मिड पॉइंट पता है ना। तो आप क्या करोगे, एक पॉइंट ये लेट करोगे इस पैराबोला पे, और ये इस पे भी लेट करोगे। दोनों का मिड पॉइंट ये आना चाहिए, उसकी कंडीशन लगाओगे, एंड और भी कुछ कंडीशंस जो बन सकती हैं, एंड देन जाके तुम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है बात। तो ये दोनों पॉइंट्स तुम निकाल सकते हो उस कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ये रिसेंटली JEE एडवांस 2025 में भी पूछी गई थी। चलो फिर शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन से चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा सर्कल है। हमें बोला एक पैराबोला भी है। फिर हमें बोला इफ़ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा फॉर विच 3 chords of the circle C on 3 distinct lines, ठीक है, on 3 distinct lines passing through the point are bisected by the parabola P in the interval P, Q, then इसकी वैल्यू बता दो। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 9 अप्रैल शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आया था। हालांकि ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, तो ये चीज़ इसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम बनाना है बस, उसमें ही आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो लेट्स से हमारे पास एक वाई एक्सिस है एंड हमारे पास एक एक्स एक्सिस है। एक सर्कल एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, ये जो सर्कल है ओरिजिन पे सेंटर्ड है एंड एक पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला बना देते हैं। तो कुछ ऐसा सा पैराबोला है, क्लियर है। तो हमें बोला है एक अल्फ़ा कॉमा 0 वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो कहीं पे भी मान सकता हूँ अभी, ठीक है, अजम्पशन ही चल रही है। तो लेट्स से यहाँ पर ये अल्फ़ा कॉमा 0 वाला पॉइंट है। तो इन्होंने बोला इससे 3 कॉर्ड्स डिस्टिंक्ट लाइंस निकल रही हैं जो कि बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, बाइसेक्ट विच आर बाइसेक्टेड बाय द सर्कल, ठीक है, विच आर बाइसेक्टेड बाय द पैराबोला, ठीक है। मतलब जो कॉर्ड्स निकल रही हैं बेसिकली, लेट से एक कॉर्ड निकली, तो ये जो कॉर्ड निकल रही है, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड होगी इतने लेंथ की, ठीक है, बिटवीन द सर्कल, उसको बाइसेक्ट कर रहा है ये पैराबोला, ये कहना चाहता है। ये 3 एग्जिस्ट करें उसके लिए तुम्हें अल्फ़ा की कंडीशंस निकालने किस इंटरवल के बीच में रहेगा। बहुत ही सिंपल है, अगर तुमने डायग्राम को थोड़ा सा देखा तो तुम्हें ऑब्जर्व ही हो गया होगा। एक तो ट्रिवियल आंसर इसमें एग्जिस्ट करता है, वो ये वाला है। मतलब ये वाली लाइन तो हमेशा ही सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये गई लाइन, यहाँ पे लेंथ कौन सी कंसीडर हो रही है, ये वाली, और इसको बाइसेक्ट तो ये पैराबोला करेगा ही करेगा। तो एक लाइन तो मिल गई, एक लाइन तो मिल गई जो हमेशा सही है। और अगर ये भी देखो, अगर ऊपर की तरफ एक लाइन ऐसी एग्जिस्ट करती है तो नीचे की तरफ भी करेगी, सिमेट्री है डायग्राम में। अगर देखो आप एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर सकते हो दोनों डायग्राम्स को, है ना, फ्लिप कर दो, पूरी सिमेट्री है ना। तो इसका मतलब कि मेरे को फोकस करना है सिर्फ ऊपर वाली लाइन पे, ठीक है। अगर एक लाइन ऊपर एग्जिस्ट करती है तो एक नीचे भी कर जाएंगी और 3 डिस्टिंक्ट हो जाएंगी। तो अब मुझे सोचनी है कंडीशंस, ठीक है, मुझे सोचनी है कंडीशंस कि ऐसी ऊपर लाइन एग्जिस्ट करे जो कि बाइसेक्ट हो रही हो। समझ रहे हो बात? समझ आया? ठीक है बात। चलो फिर अब हम सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, मैं एक लाइन लेट कर लेता हूँ जो कि अल्फ़ा से पास हो रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन लेट कर ली जो कि अल्फ़ा से पास हो रही है, तो ये वो लाइन हो गई, ठीक है ना। इसका नाम मैं लेट से दे देता हूँ एल, ठीक है। तो अब इस लाइन एल की अगर हम बात करें तो इसकी इक्वेशन कैसी आएगी, y माइनस 0, ठीक है, अल्फ़ा कॉमा 0 वाला पॉइंट पता है ना, तो उससे मैंने लिख दिया। और इसकी स्लोप जो है मैं लेट से मान लेता हूँ कि इसकी जो स्लोप है m है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये मैंने मान लिया, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैंने ये मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया, तो मुझे एक चीज़ और भी पता है। क्या पता है मुझे? कि अभी मैं ना एक चीज़ पीछे पढ़ के हटा हूँ। क्या चीज़ पढ़ी थी हमने? हमने पढ़ी थी T=S1। वो यहाँ पे भी लग सकती है अगर तुम देखोगे ना। बेसिकली पैराबोला बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड को, तो आप कोई पॉइंट लेट कर लो, ठीक है, एंड उससे कॉर्ड बना दो और अल्फ़ा कॉमा 0 से पास करा दो, ठीक है। तो वो भी एक तरीका एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना? ठीक है, बट हम वैसे नहीं करने वाले। वो वाला तरीका आप ट्राई कर सकते हो, उससे भी आपको सोचना ही पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें इसमें एक्चुअली डायग्राम से ही आपको विजुलाइज करना है कि कैसे पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है, अब मैंने लाइन लेट कर ली, तो यहाँ पे ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ और मिड पॉइंट निकालता हूँ उनका, ठीक है ना। तो चलो फिर यहाँ से मेरे पास एक्चुअली y की वैल्यू निकल जाती है m टाइम्स x माइनस अल्फ़ा। तो इसको मैं पुट कर देता हूँ सर्कल की इक्वेशन में, जो कि बहुत ही सिंपल है, x² + y² = 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x² + mx माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर = 4। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ निकल जाएंगी आपके पास ना, m² x² माइनस 2m² अल्फ़ा x प्लस
अल्फ़ा स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, और इक्वल टू 4। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसी है, 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अल्फ़ा टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, -4 इक्वल टू 0। अब मैं क्या रूट्स कैलकुलेट करूं? बिल्कुल भी नहीं, रूट्स नहीं कैलकुलेट करने, ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे अगर मैं डायग्राम में देखूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बोथ द इंटरसेक्शन, लेट्स से ये x1 है, ये x2 है, तो मिड पॉइंट के लिए मेरे को क्या चाहिए? x1 प्लस x2 चाहिए, सम ऑफ रूट्स चाहिए, समझ रहे हो? तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स ढूंढो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, तो लिख दो यहाँ पर। b क्या होगा? ये होगा, ठीक है, b क्या होगा? ये होगा, और a क्या होगा? ये होगा, तो डाल दो। तो ये बेसिकली 2m स्क्वायर अल्फ़ा बाय 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर दूँ दोनों साइड, ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ये आ गया। क्लियर है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल चुका है मिड पॉइंट का। क्लियर है बात? ठीक है। सिमिलरली अगर तुम देखोगे मेरे पास क्या आ गया? अच्छा, अब देखो मेरे पास मिड पॉइंट आ गया ना। सिमिलरली मेरे पास क्या कहते हैं, वैल्यूज़ की भी निकल जाएगी, जो हमारे पास पॉइंट्स हैं दूसरे। मेरे को वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए ना, ठीक है, मुझे वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो मेरे पास मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया ना, तो मैं लाइन में डाल के, ये भी तो लाइन पे लाई करता है, ये जो मिड पॉइंट होगा ये भी तो इसी लाइन पे लाई करता है, तो इसको मैं अगर डालूँगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा उस पॉइंट का, ठीक है, तो डाल दो। तो इसको अगर मैं डालूँगा उस इक्वेशन में तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? m टाइम्स एक्स तो यहाँ पर है ना एम स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, ठीक है, तो ये क्या बन गया? माइनस अल्फ़ा, हाँ, तो माइनस अल्फ़ा टाइम्स m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर निकल गया। तो इन जनरल इस पॉजिटिव के लिए मैं मान रहा था, सिर्फ ऊपर देख रहा हूँ ना मैं, नीचे कुछ नहीं देख रहा मैं बोल रहा हूँ अगर ऊपर एग्जिस्ट करेगा तो नीचे भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सिमेट्री है। तो ऊपर के लिए मेरे पास क्या निकला कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए? एक्स कोऑर्डिनेट ये निकल गया और वाई कोऑर्डिनेट ये निकल गया। अब ये दोनों, ये जो पॉइंट है ये इस पैराबोला पे भी लाई करता है, तो इसको डाल दो इसकी इक्वेशन में। कहाँ गया? ये रहा, डाल दो। तो बेसिकली मेरे को अब ये कहाँ पे डालने हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है, इस पैराबोला की इक्वेशन में ये दोनों चीज़ें मुझे डालनी है। नया पेज एक बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन कर सकें। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट x पे जाएगा और ये वाला पॉइंट y पे जाएगा, ठीक है, तो कर दो। तो ये एक्चुअली माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा m 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 8 टाइम्स x क्या था? m स्क्वायर अल्फ़ा बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा कम करके लिख दूँ, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, तो नीचे एक फैक्टर कटते हुए दिख रहा है कि 1 प्लस एम स्क्वायर कट गया, क्योंकि वो नॉन ज़ीरो ही होगा, है ना, पॉजिटिव ही होगा, 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है? अल्फ़ा एम स्क्वायर इक्वल टू 8m स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस एम स्क्वायर, दूसरी साइड ले गए उसको, ठीक है। अब एक चीज़ खास ये है, एम स्क्वायर को भी मैं काट सकता हूँ, समझो क्यों? एम स्क्वायर को, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा अल्फ़ा का, एम स्क्वायर को मैं काट सकता हूँ, क्यों? क्योंकि m नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन है। जब स्लोप 0 होगी इस लाइन की तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही सोल्यूशन की तरह, और अगर मैंने ये ऊपर जो लाइन मानी थी उसकी स्लोप भी 0 मान ली ना, तो ये तो भाई डिस्टिंक्ट 3 लाइंस नहीं आएंगी,
समझ गए? डिस्टिंक्ट बोला है ना तीनों कॉर्ड्स को होने के लिए, डिस्टिंक्ट नहीं आएंगी फिर, तो m ज़ीरो नहीं होना चाहिए ध्यान से। तो हमारे पास क्या बचा, अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फ़ा, ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर। अल्फ़ा भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, खास बात, अल्फ़ा शुड नॉट बी ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा 8 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया। अच्छा, अल्फ़ा ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर अल्फ़ा ज़ीरो हो गया, देखो ये कहाँ जा रहा है, अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो गया तो ये तो यहाँ आ जाएगा, और अगर ये सर्कल के अंदर आ गया तो ये बेचारा कॉर्ड्स कैसे बना पाएगा, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट नहीं बना पाएगा। देखो अगर मान लो ऐसे मान ली कॉर्ड, तो एक ही बनी, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो अगर ये सेंटर पे आ गया तो इसकी 3 कॉर्ड्स बन ही नहीं पाएंगी, उसका सिर्फ एक डायामीटर ही बन पाएगा, ठीक है। मतलब फिर आपके पास 3 डिस्टिंक्ट की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो गया तो आपके पास क्या आएगा, ये कॉर्ड भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, नहीं है ना, सारी वैलिड हो जाएंगी फिर तो। क्लियर है? अल्फ़ा ज़ीरो जो है वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये आ गया, और जब हमारे पास ये आ गया तो मैं ये देख के कह सकता हूँ कि ये जो चीज़ है 1 प्लस एम स्क्वायर, भाई ये क्या है, ये तो हमेशा क्या है, 1 से बराबर या बड़ी है अगर स्लोप ज़ीरो हो जाए, पर स्लोप ज़ीरो भी नहीं है तो ये हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, है ना। m हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। क्लियर है? मतलब m अच्छा ऊपर मान है ना मैंने, तो स्लोप हमेशा लेस देन ज़ीरो है, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया ना, एम स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो इधर से पता लग गया कि अल्फ़ा हमेशा 8 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन अब ये छोटा किससे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इंटरवल हमें बोला है ना, ये 2 साइडेड है, p से बड़ा होना चाहिए, q से छोटा होना चाहिए। 8 से बड़ा है ये पता लग गया, p की वैल्यू क्या आ गई 8, किससे छोटा होगा ये तो बता दो। तो अब यहाँ पे आ जाता है रियल विजुअलाइजेशन का खेल, कि तुम्हें सोचना है अब स्लोप कहाँ तक जा सकती है। मिनिमम पता लग गया, मैक्सिमम कहाँ तक, बहुत ही आसान, ऑब्जर्व करो डायग्राम, मैक्सिमम स्लोप कहाँ तक जा सकती है अगर मैं टिल्ट करता रहूँ लाइन को, कि वो टेंजेंट हो जाए इस सर्कल के। स्लोप को बढ़ा रहा हूँ ना, और नेगेटिव कर रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब मैंने ऊपर वाली साइड माना है तो स्लोप नेगेटिव है, तो मैं उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा हूँ, स्लोप को। तो एज केस क्या है कि ये टेंजेंट बन जाए, है ना, सही बात है। तो बस यही करना है अब। क्लियर है बात? तो अब बस बेसिकली क्या करना है तुम्हें, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लो। क्लियर है बात? ठीक है, तो अल्फ़ा कॉमा ज़ीरो से पास होने वाली जो इसकी टेंजेंट होगी इसके, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से पॉइंट ढूंढ रहे थे जो ये पैराबोला बाइसेक्ट करता है उन कॉर्ड्स को ना। तो अगर मैं अब टेंजेंट वाले एज केस की बात कर रहा हूँ तो वह एक्चुअली ये इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो जो एज केस है हमें पता ही है कि एज केस क्या है, ये वाला, ठीक है। कि स्लोप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव कहाँ पे हो जाएगी, बिल्कुल जब वो टेंजेंट हो जाए, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास करने लग जाए, है ना। तो ये एज केस होगा, और इस एज केस के लिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एल है ये तो टेंजेंट है इस सर्कल की, तो क्या कहेंगे कि ये जो टेंजेंट है इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसके रेडियस के बराबर होना चाहिए, जो कि 2 है ना, ठीक है। तो वही हम लगाएंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस टेंजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट है वो कैसी है, कुछ ऐसी, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे हम 0,0 डालेंगे तो अल्फ़ा एम आ रहा है, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे ऊपर निकाली हुई है, इसको डालो यहाँ पर,
तो क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर 8m। m क्योंकि मैंने नेगेटिव माना है या पॉजिटिव मान लो, जो मर्ज़ी मान लो, बस एक मान के शुरू कर दो। तो m को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ तो मैं बेसिकली किस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये वाली टेंजेंट, ठीक है, जो नीचे की तरफ है, ठीक है, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्री है, तो ऊपर वाले की बात करो या नीचे वाले की बात करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा आ गया का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। 2 से ये कटा तो यहाँ पे 4 रह गया, ये फैक्टर का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये फैक्टर कट गया। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बन गई, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, स्लोप निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करते हैं, 16 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 16m की पावर 4 प्लस 16m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। m स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 32। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा -1/2 प्लस माइनस, यहाँ पे 16 का फैक्टर अगर बाहर निकलेगा 4 आएगा, फिर अंदर 20 बन जाएगा। तो 20 में 2 का फैक्टर और बाहर आएगा, तो 8√5/32। तो यहाँ पे ये कट के 4 बच रहा है। तो बेसिकली तुम्हारे पास एम स्क्वायर की अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू देखूँ, एम स्क्वायर की दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, -2 प्लस माइनस √5/4। तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव वाला साइन नहीं रखेंगे क्योंकि एम स्क्वायर है, ठीक है। तो एम स्क्वायर की ये वैल्यू निकल गई है। अब एम को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को अल्फ़ा निकालना था। तो अल्फ़ा की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि एम स्क्वायर का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है। तो 8 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है। तो ये अपना कितना आ गया, ये अपना आ गया 8 1 प्लस -2 प्लस √5/4। तो जब ये एलसीएम होगा तो ये +2 बन जाएगा, ये कट गया 2। तो ये अपने पास आ रहा है 4 + 2√5। ये हमारे पास अल्फ़ा की मैक्सिमम वैल्यू, या फिर तुम इसको क्यू भी कह सकते हो, जो हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम रेंज थी अल्फ़ा की। तो यहाँ पे अब बस बेसिक कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स क्यू माइनस पी करना था। तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्यू अगर मैं करता हूँ तो वो आएगा 8 + 4√5 माइनस पी क्या था हमारा, पी तो 8 था, है ना। तो पी 8 हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 4√5। हमें क्या बोला है, इसका स्क्वायर निकालना है। हाँ, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 4√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 × 5 80, ठीक है। तो 80 हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको बेसिकली यहाँ पर ज्योमेट्री को अच्छे से ध्यान में रखना है एंड आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। तो ये जो पहले दो क्वेश्चंस थे बड़े अच्छे लगे मुझे पैराबोला के, इनको पहले डिस्कस कर लिया हमने। अब थोड़े से सिंपलर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल निकाल दो, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर डी है तो d² बता दो। बहुत ही सिंपल है। हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो इस सर्कल का सेंटर बता दो क्या है, 2,8। इतनी तो प्रैक्टिस होगी। क्लियर है। ये सेंटर हो गया, इसका मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। बहुत ही आसान है। आप क्या करो, पैराबोला पे या तो देखो दो तरीके हैं। पैराबोला पे आप क्या करो, पहले तो नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन जो होती है, नॉर्मल इक्वेशन है ना, नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो और इस पॉइंट से पास करा दो, ठीक है। वो एक मेथड हो गया।
बट आई थिंक कि आपको पैरामेट्रिक तरीके से भी इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में एक पॉइंट लेट कर लेते हैं और डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं, वो भी बड़ा आसान है। तो यहाँ पे इन जनरल पैरामेट्रिक इक्वेशन किसी भी पैराबोला की जो कि इस फॉर्म का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसको हम लिखते हैं कुछ ऐसा कि x का हमारा हो जाएगा a टी स्क्वायर एंड 2at, ठीक है। तो ये इन जनरल होता है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे हम जब लेट करेंगे तो ये आ जाएगा t कॉमा 2t, ठीक है, टी स्क्वायर कॉमा 2t, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला तुम जब लगाओगे तो हमारे पास d जो है वो क्या आ जाएगा, तो d अपने पास है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर एंड हमारे पास क्या आ जाएगा 2t माइनस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है t की पावर 4 प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4t स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपने पास सॉरी प्लस में आएगा 64, माइनस में अपने पास क्या आएगा 32t, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 4t स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया t की पावर 4 माइनस 32t प्लस 68। इसको एक फंक्शन ऑफ t मान लो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, डेरिवेटिव ले लो, f डैश ऑफ t क्या आ गया 4t क्यूब माइनस 32, ठीक है। तो बेसिकली t की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, क्लियर है, a की वैल्यू आ रही है। और t इक्वल टू 2 पे मिनिमा है वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, रूट्स को प्लॉट कर दो, तो एक ही रूट है और पॉजिटिव है यहाँ पर, और क्योंकि ऑड है तो नेगेटिव, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव थी, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये मिनिमा है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से देख लिया हमने, फर्स्ट सिर्फ स्लोप की साइन से। तो यहाँ पे 2 पे मिनिमम वैल्यू आएगी, 2 डाल दो इस ओरिजिनल वाले में, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 डाला 16 माइनस 2 डाला 64 प्लस 68, तो ये दोनों कटे प्लस 4 आ गया, तो ये अपने पास √20 आ रहा है। डी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो अपने पास क्या आ गया 20 आ गई वैल्यू, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, 20 अपना करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, उसमें स्लोप या फिर टी वाले पैरामीटर में भी उसके फॉर्मूले एग्जिस्ट करते हैं, बट आई थिंक कि इतना सिंपल रख के भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है ये सवाल, हमें कह रहा है एक लाइन परपेंडिकुलर है टू दिस लाइन एंड टच कर रही है पैराबोला को, इस पैराबोला को एट अ पॉइंट P, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, तो यहाँ पे भी सेंटर से ही निकालना डिस्टेंस। अच्छा, तो लेट से हमारे पास ये एक लाइन है जिससे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए ना, तो जो ये लाइन गिवन है इसकी स्लोप क्या है, इसकी स्लोप है 2, तो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी -1/2, ठीक है। तो -1/2 हमारे पास स्लोप निकल गई लाइन की, एंड वो टच कर रही है इस पैराबोला को, है ना, इस पैराबोला को टच कर रही है, क्लियर है। अच्छा, पैराबोला को टच कर रही है तो इस पैराबोला की हमें इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, पैराबोला की जो इन जनरल हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू, अगर हमारे पास लेट से y माइनस एल्फ़ा का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस बीटा होता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है 4 माइनस एल्फ़ा इक्वल टू m टाइम्स, ठीक है, x माइनस बीटा प्लस a बाय m,
ठीक है, एम स्लोप हो गई। तो वैसे ही हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमें सबसे पहले पैराबोला की इक्वेशन क्या है, 4x-9। तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू mx-9 प्लस a की वैल्यू 1 है यहाँ पर और m स्लोप। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई इन जनरल, ठीक है, क्लियर है। और हमें स्लोप क्या गिवन है, ये क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं -1/2 स्लोप भर दूँ इसमें, ठीक है। वैसे हम यार वो भी कर सकते थे पॉइंट लेट करके, पॉइंट लेट करके भी ये हो जाता है जहाँ तक मैंने सुना है। t=0 वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं इसमें। चलो -1/2 भी लगा लेते हैं, -1/2 x-9 प्लस 1/m, ठीक है, ये -2 बन जाएगा। तो ये अपने पास लाइन की इक्वेशन निकल गई। अब हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, पैराबोला और इसको, ठीक है। तो y² इक्वल टू 4x-9 को इसके साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत आसान, क्या है, x-9 को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास आ गया y इक्वल टू -1/2 y²/4 -2। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी बहुत आसानी से। तो y² 8 प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y² प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0 निकल रहा है। तो यहाँ से तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, y प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया ये तो y की a की वैल्यू आ रही है -4, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर, देखो, अगर y को तुमने -4 डाला, ठीक है, तो उसमें +2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई -2 होगा और ये x-9 के बराबर होगा। तो ये कितना आ गया, -2 इंटू -2, तो ये अपने पास +4, फिर +9 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो ये 13, -4 वाला पॉइंट है। इसका डिस्टेंस हमें किससे निकालना था, इस सर्कल के सेंटर से, जो कि 7, 4 है, ठीक है। तो ये 13, -4 हमारे पास P पॉइंट निकल के आ गया। तो इन दोनों का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, डिस्टेंस हो गया 6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, तो ये अपने पास 10 आ गया, ठीक है। तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था ना, आसान था। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है, टेंजेंट कैसे लिखते हैं, ये टेंजेंट है और ये कर्व की इक्वेशन है, क्लियर है, ठीक है। पैराबोला की टेंजेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है बात। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या कह रहा है ये सवाल, 30 जनवरी शिफ्ट 1 का सवाल है। हमें कह रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स इज एट दिस एंड द अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन द कर्व। यहाँ पे कर्व गिवन है जो कि पैराबोला है, एट पॉइंट्स दिस एंड दिस वेयर y इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ दिस। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो पहले इसको प्लॉट कर लो कि ये पैराबोला कहाँ पर है बेसिकली ना। तो यहाँ पे y एक्सिस और x एक्सिस बना लिए। अब इसको प्लॉट करने का बड़ा आसान सा क्या है ना, कि आप बहुत ज़्यादा वो याद करने की ज़रूरत नहीं है यार, कि तुम सोच रहे हो कि बिल्कुल ही मेरे को याद हो रखे, नहीं। x को 0 डालो, x को 0 डाला, y की क्या वैल्यू आ रही है, 54, मतलब यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। फिर मैंने y को 0 डाला तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 वैल्यूज़ आएंगी x की। तो इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है और कुछ ऐसा सा होगा, ठीक है। बस रफ बिहेवियर ही चाहिए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम बना दिया, क्लियर है बात, ठीक है। तो ये पैराबोला मैंने बना दिया। अब हमें क्या बोला है कि एक तो ओरिजिन है 0,0, और हमें क्या बोला है, बाकी 2 पॉइंट्स कैसे, ऐसे। तो इन दोनों पॉइंट्स में खास बात क्या है कि x की जगह -x यहाँ पर पुट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को कंसीडर कर रहे हैं इस पैराबोला पे, समझे बात,
समझे? देखो यहाँ पर कैसे कह रहे हैं, ये तो ओरिजिन हो गया, ये फिक्स्ड है, और एक लाइन कंसीडर करो जो कि हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये x कॉमा वाई है इन जनरल, और ये माइनस एक्स कॉमा वाई है। ठीक है, बात क्लियर है? और y ग्रेटर देन 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। हमें क्या बोला है, इस ट्राइंगल का क्या कर दो, एरिया मैक्सिमाइज कर दो। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ये हाइट हो गई और ये बेस हो गया, तो बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स, है ना, और हाइट क्या हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो बेसिकली मुझे x इंटू वाई को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, और x और y में क्या रिलेशन है, x और y में क्या रिलेशन है कि वो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। पैराबोला की इक्वेशन को पकड़ लो, तो मैंने y को डाल दिया इसमें पैराबोला की इक्वेशन से, तो x टाइम्स -2x² प्लस 54। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एरिया, जो कि एक फंक्शन है x का, इसको मैक्सिमाइज करना है, डेरिवेटिव ले लो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव के बाद क्या आएगा, पहले x मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2x³ प्लस 54x। ठीक है, तो यहाँ पे x³ आ गया, तो यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो -6x² प्लस 54, ये इसको 0 रख दो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएंगे। x² की वैल्यू क्या आ रही है, 54/6। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर अगर हम काटते हैं, अच्छा 54 तो वैसे ही कट जाएगा ना 9 से, तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है 3 और एक आ रही है -3। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम ये बनाते हो इसका स्लोप, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये एक 3 रूट आ गया, एक -3 आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो स्लोप नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे मैक्सिमा किस पे आ रहा है, 3। ठीक है, तो 3 पे हमारे पास मैक्सिमा आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 डाल देता हूँ, एरिया मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 अगर तुम इसमें डालते हो, क्या आ रहा है, -2 टाइम्स 27 प्लस 54 टाइम्स 3, तो ये आ रहा है -54 प्लस 54 टाइम्स 3, तो 54 कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या आ रहा है, -1 प्लस 3, तो ये मेरे पास आ रहा है 54 टाइम्स 2, तो ये मेरे पास आ रहा है 108। तो 108 हमारा मैक्सिमम एरिया, जो कि डी ऑप्शन में दिख गया। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस ऑब्ज़र्व करना है कि यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व करा, क्या ऑब्ज़र्व करा कि भाई ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव वाला खेल है, ये आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। सिंपल मैक्सिमा मिनिमा जो टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर का, उसको मैंने इस्तेमाल करा है। ठीक है, कैलकुलस के अंदर आता है ये पार्ट। आई थिंक इतना बेसिक्स तो हर किसी को आता ही होगा। ठीक है, कि हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसके बाद कोई सवाल है? नहीं, ये हमारा लास्ट सवाल है इस पैराबोला वाली वीडियो का। तो ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब अगर ये सवाल आए पेपर में तो मतलब हो सकता है कुछ बच्चे छोड़ दे इसको कि कैलकुलेशन उनकी बढ़ जाए, है ना। तो ये 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। सवाल क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड पी क्यू। फोकल कॉर्ड कौन सी होती है, वो कॉर्ड जो कि फोकस से पास कर रही है। ठीक है, फोकल कॉर्ड की लेंथ जो है इस पैराबोला की वो 15 गिवन है। ठीक है, हमें बोला है कि इस फोकल कॉर्ड की पी क्यू की डिस्टेंस निकाल दो ओरिजिन से, जो कि पी के बराबर हो, और 10 टाइम्स पी स्क्वायर हमें वैल्यू बता दो। अब इससे मेरे को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें याद करानी है, ताकि तुम फोकल कॉर्ड के सारे सवालों को अच्छे से कर सको। तो ध्यान से सुन लो क्या करना है। लेट्स से यहाँ पर मैं इस सवाल के थ्रू ही तुम्हें समझा दूँ कि ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। मैंने इसको ड्रॉ किया, लेट्स से ये पैराबोला हो गया और ये एक पैराबोला हो गया।
तो इसका एक फोकस होगा, यहाँ पे ये फोकस है, फोकल कॉर्ड क्या हो जाएगी जो इससे पास हो रही है ना, तो ये हमारी फोकल कॉर्ड हो गई। इस फोकल कॉर्ड पी क्यू की लेंथ जो है, पी क्यू की लेंथ जो है 15 गिवन है, ठीक है, 15 गिवन है। अब क्या करना है, हमें बोला है कि ये 15 गिवन है और आप क्या करो, पी क्यू वाली लाइन की इक्वेशन से ही निकालोगे डिस्टेंस, है ना। पी क्यू लाइन की अगर मैं तुम्हें इक्वेशन दे दूं तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लोगे, है ना। तो अब मैं तुम्हें बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। क्या करना है कि लेट से मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म में, ठीक है। मैंने पहले सिखाया क्या होता है इन जनरल, अगर मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट करना चाहूँ फॉर सम पैराबोला लेट से 4ax फॉर्म का, तो उसके पैरामेट्रिक फॉर्म कैसी आती है, इट इज़ a t² 2 टाइम्स a t, ठीक है बात, हमेशा। तो यहाँ पे अगर तुम लेट कर रहे हो कितने आएंगे बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा 3t² 6t। क्या बात क्लियर है, बात क्लियर है, समझ आया। अब देखो क्या है एक्चुअली, अगर तुम यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो तो यहाँ पे एक बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला है कि देखो, जब भी तुम्हें एक पॉइंट गिवन हो पैरामेट्रिक फॉर्म में पैराबोला में, लेट से पी तुमने लेट कर लिया और बोला है कि मेरे को क्यू वाला पॉइंट निकाल के दे दो विद रिस्पेक्ट टू दिस पैरामीटर, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पे टी है ना, इस टी की जगह -1/t सब्सटीट्यूट कर दो तो आपके पास p के रिस्पेक्ट में q पॉइंट निकल जाएगा जो कि फोकल कॉर्ड पे ही लाई करता है। समझ रहे हो, मतलब अगर आपको एक फोकल कॉर्ड गिवन है, एक पॉइंट लेट कर लिया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट भी आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, t को -1/t सब्सटीट्यूट करना है। तो अगर मैं 3t² देखता हूँ तो इसमें -1/t डालूँगा तो ये क्या बन जाएगा, -1/t का होल स्क्वायर, तो ये बन गया 3/t²। तो x कोऑर्डिनेट जो q पॉइंट का होगा, ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो q पॉइंट का होगा वो मैं लेट कर लूँगा 3/t²। क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, मैंने माना हुआ था 6t तो उसमें -1/t डालूंगा तो ये -6/t बन गया ना, -6/t, तो ये अपने पास आ गया -6/t। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब क्या तुम पी क्यू की लेंथ निकाल लोगे, पी क्यू की लेंथ निकाल लोगे, आसान है ना, 15 गिवन है ना पी क्यू। एक्चुअली लेंथ निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी एग्जिस्ट करता है पी क्यू की लेंथ का, बट वो मैंने तुम्हें नहीं बताया, क्यों, क्योंकि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, ये वाली। क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ पता लग गई ना तो तुम पी क्यू की लेंथ निकाल लो, उसकी इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। जो भी तुम्हें करना है तुम इन जनरल सारे फोकल कॉर्ड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस चीज़ को याद रखना, पैराबोला में इंपॉर्टेंट है। तो पी क्यू की लेंथ तो अब हम निकाल लेते, मैनुअली निकल जाएगी, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया 3 ये आ जाएगा t² -1/t² का स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 6t एंड 6 का स्क्वायर t+1/t का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो ये आएगा 3² t⁴ + 1/t⁴, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा -2 एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 6 का स्क्वायर t² + 1/t² एंड क्या आ गया +2, ठीक है।
तो ये बेसिकली 36 टाइम्स टू 72 यहाँ पे कांस्टेंट बन रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 9 टाइम्स टू 18, तो ये पॉजिटिव आ रहा है ना। ठीक है, तो एक्चुअली मेरे को फार्मूला याद आ गया। फार्मूला है ए स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हम कह सकते हैं सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आता है टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास पी क्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो ना, ये मैंने जैसे डाल के मैंने याद कर लिया ना कि यहाँ पे बीच में साइन कौन सा आता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो कि कैसे आना है इसमें। क्लियर है? ठीक है ना, समझ आ गया? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आई थिंक प्लस आता है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कि ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, बताओ। अब इसमें हमें ए की वैल्यू तो 3 पता ही है। ठीक है, पी क्यू की लेंथ 15 है, और टी प्लस 1/t का 1/t का स्क्वायर जो है ये भी हमें यहाँ से मिल गया। तो t प्लस 1/t जो है वो हमारे पास √5 प्लस माइनस में हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक है, समझ आ गया? अब बस तुम्हें क्या करना है कि पी क्यू की स्लोप निकाल लो, क्योंकि तुम्हें देखो ये तो पता ही है फोकल वाला पॉइंट क्या है इसका, a,0 होता है ना। तो ये तुम्हारा 3,0 है। अब बस तुम्हें पी क्यू की स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए तुम इसमें डिफरेंस ले लो, ये दोनों पी और क्यू वाले पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो ना। तो इसका ज़रा लेकर देखो डिफरेंस, टी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने स्लोप निकाली पी क्यू, तो p का y कोऑर्डिनेट और q का y कोऑर्डिनेट ना, तो यहाँ पे आ जाएगा t प्लस 1/t, एंड यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, यही है ना। तो अगर तुम देख रहे हो एक फैक्टर तो वैसे ही कट रहा है ना। क्लियर है? एक फैक्टर तो वैसे ही कट रहा है। ठीक है ना, तो अपने पास क्या आएगा, देखो t प्लस 1/t का हाँ t प्लस 1/t फैक्टर कट जाएगा ना, तो ये 2 डिवाइडेड बाय t माइनस 1/t है। ठीक है, क्लियर है? अब इससे तुम अगर ये निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? एक बार तुम इसको करके देखना। तो अगर तुम कोशिश करते हो t की वैल्यू निकालने की, तो t की वैल्यू क्या आएगी 2t स्क्वायर। ये एक्चुअली इक्वेशन कैसी है, तुम्हारे पास आएगा टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस √5t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें t की वैल्यू निकालोगे तो t की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस √5, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 5 माइनस 4, ये तो 1 बन जाएगा, है ना। तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें तुम जो देख रहे हो, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा कि तुम जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना टी को और माइनस 1/t को, तो यहाँ पे वैल्यू 1 बन जाएगी इसकी। जैसे यहाँ पर √5 माइनस 1/2 है, ठीक है, तो माइनस 1/t क्या आ जाएगा √5 प्लस 1/2। क्लियर है? ठीक है ना, ये तुम्हारे पास बनता हुआ तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई? सिमिलरली अगर तुम √5 प्लस 1/2 ले रहे हो तो तुम्हें माइनस 1/t जो है वो तुम्हें क्या मिल जाएगा √5 माइनस 1/2। ठीक है, तो मतलब बेसिकली
कोई भी ले लो यहाँ पे कॉम्बिनेशन, वो सम होकर यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 ही बना देगा, ठीक है। तो बेसिकली जो स्लोप है वो 2 आ रही है पी क्यू लेंथ लाइन की। तो अब लाइन की इक्वेशन तुम लिख सकते हो, पी क्यू वाली लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, स्लोप 2 है तो पी क्यू वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो तुम्हारे पास क्या आ गई, y माइनस ज़ीरो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x माइनस 3। तो यहाँ पे अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना ओरिजिन का तो निकाल लो, फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो ये तुम्हारे पास आएगा -6 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर 5√5। ये तुम्हारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है, p मान लो। तो p स्क्वायर इंटू 10 पूछा था, है ना। तो p का स्क्वायर मतलब 6/√5 का स्क्वायर इंटू 10, तो ये तुम्हारे पास आ गया 10 इंटू 36/5, तो ये 72 आ जाता है। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। ये जो कैलकुलेशन मैंने करी है ना यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये जो स्लोप के वक्त कैलकुलेशन हुई है, ये जो आया है ना टी में, ये तुम्हें थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करना था, ठीक है। ये ऐसे ही निकल के आएगा। एंड यही था मतलब मेन बात कि मुझे यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया। डायरेक्ट फार्मूला कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी पॉइंट था कि पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसका कोई क्वेश्चन घुमाए भी ना तो बेसिकली पी और क्यू पॉइंट्स के ऊपर ही बात कर सकता है फोकल कॉर्ड में। तो ये थोड़ा सा ज़रूरी पॉइंट था जो डिस्कस होना चाहिए था पैराबोला में। बाकी आई थिंक काफ़ी चीज़ें इसमें रिवाइज़ हो गई है पैराबोला में, एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो 2025 वाले PYQs। तो ठीक है, मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।